हेलो एवरीवन, दिस इज़ नम्रता और आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइसोमेरिज्म एक छोटा सा टॉपिक था जो थोड़ा 3 वीडियो में चला गया, लेकिन अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है। ओवर अगर तीनों वीडियो मिला ले तो 1.5 आवर का होगा, तो इतना टाइम आप दे सकते हो क्योंकि इससे अब क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें पूरी अच्छे से डिटेल में समझाया हो गया है कि कैसे आइसोमेरिज्म को समझाया गया है। बहुत अच्छे से आप वीडियो देखो और बाद में इसका ट्रिक भी बताया गया। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी अभी तक हमने समझा है और जो भी ट्रिक है उसको उसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक ये वाला टॉपिक तो हमारा हो चुका है। इसके लिए जिसको भी डाउट है लास्ट वीडियो देखे, आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल। तो लास्ट वीडियो में हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लिया है। फिर भी एक बार और इसको स्पीड से करके देख लेते हैं ताकि दिमाग में रिवाइज हो जाए। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसमें किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल के जो चारों पोजीशंस है कॉम्प्लेक्स के लिगेंड्स के, वो चारों आइडेंटिकल होते हैं, एक ही एंगल पे होते हैं, सबके बीच का एंगल सेम होता है। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके बारे में बात कर ले तो पहली बात तो समझते हैं जो कि आपको आगे भी वीडियो में काम देगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। तो कौन ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कौन इनएक्टिव होता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आप एक बार वहाँ से देख लो। और आगे स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल के लिए भी मैं वापस से बताऊँगी, तो फिर आप वेट कर सकते हो। तो मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। ओके, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? जो पहले भी देखा हमने, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो मतलब वो इनएक्टिव हो गया, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो एक्टिव हो गया, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाले हैं। ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ जनरल फॉर्म है। जैसे कि ये M यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंट्रल एटम है, और ABCD जो है वो सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। ठीक है, और अगर इस तरह से कैपिटल A साथ में, तो ये इसका मतलब है ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स है या बाइडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, तो जहाँ पे सेम है A है वो हमारा सिमेट्रिकल। ये सारा चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसको बस हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर A हो गया तो मतलब जो डोनर एटम है वो दोनों सेम होगा, बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे। तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे, और जहाँ पर AB यूज़ हो रहा है मतलब ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा। अब यहाँ पे जो ये बात किया गया है ये टेट्राहेड्रल के लिए बात किया गया है। तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या है कि MA जितने भी अगर MABCD टाइप के हैं, मतलब चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो उसके केस में क्या होगा कि वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये अगर चारों डिफरेंट है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये केस हमारा। और जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए कि ये टेट्राहेड्रल में किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, तो सबके GI जो होंगे वो 0 होंगे। इस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो करेगा। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल आइसोमर्स इसके कितने हो जाएंगे? इसके 2 टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब A के लिए बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सारा कैसे पता चला कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं है, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना होगा। मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी सेम चीज़, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो बस देख लेते हैं। तो ऐसे केस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब डिफरेंट जब भी होगा अनसिमेट्रिकल, तो वो एब्सेंट होंगे और वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का केस होगा तो भी एब्सेंट होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऐसा होगा कि 2 लिगेंड सेम है मोनोडेंटेड में, ठीक है, तो वैसे केस में और बाकी 2 डिफरेंट है, चाहे वो जैसे भी हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसके सारे आपको एग्जांपल्स के साथ लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके, कोऑर्डिनेशन के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेश स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से। तो ये एक एग्जाम्पल है स्क्वायर प्लेनर का, और ये एक 3D इमेज है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 3D में कैसे दिखता है। और ये क्या है?
ये थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैं। तो सब जानते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो मतलब इनमें 4 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे। तो ये किस टाइप का हो गया, MABCD टेट्राहेड्रल की तरह। अगर ABCD है मतलब चारों डिफरेंट होंगे, A4 है तो मतलब चारों लिगेंड सेम है, जो कि जैसे ये एग्जांपल है, ये MA4 का एग्जांपल है, चारों लिगेंड्स यहाँ पर सेम है। तो इसका अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी टेट्राहेड्रल की तरह होता है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच का जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये रेड वाला क्लोरीन और इस ब्लू वाली क्लोरीन के बीच के एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। बट अगर रेड और ग्रीन वाले की बात करें तो ये 90 डिग्री है, मतलब जो दो आपस में इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और जो डायगोनल है वो 180 डिग्री के एंगल में है, ठीक है। और क्या बात है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है, एक ही प्लेन में। लाइक अगर आपकी कॉपी है तो वो एक कॉपी की तरह लाई करेगा, एक प्लेन में ही रहेगा। जैसे आप ये 3D इमेज में देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। अगर स्क्वायर साइज का टेबल है तो बस टेबल पे रख दिया जाए तो ये ऐसा कुछ है। तो इसका हाफ पार्ट ऊपर हो जाएगा और हाफ पार्ट हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, बस। तो स्क्वायर प्लानर को अगर आप 3D में इमेजिन करो तो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप का, लाइक आप अगर स्क्वायर शेप के नोटबुक है, ठीक है, जो चारों तरफ से एक ही कवर का हो, तो उसकी तरह होता है, ठीक है। अगर आप उसको 20 से काट दो तो आधा नोटबुक नीचे हो जाएगा, आधा नोटबुक ऊपर हो जाएगा, और चारों कॉर्नर्स जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका 3D इमेज होता है। अब हम बात करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये 3D इमेज सिमेट्री निकालने के लिए समझना जरूरी है। आप जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे उतनी अच्छी आप सिमेट्री निकाल सकते हो। तो ये आपको ग्रुप थ्योरी के लिए भी या स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए भी बेनिफिट है, बट यहाँ पे सिर्फ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से ये, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर की तरह है, बस ये एक रेफरेंस लेने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ये थर्ड इमेज जो है बस एक रेफरेंस के लिए कि इस तरह से अगर स्क्वायर साइज का अगर कोई बोर्ड रखा हुआ है और ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो एक लाइन दिख रहा है हमें इस तरह से, जिसको मैंने ग्रीन से ऐसे किया है, ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। तो ये लाइन किस तरह से है, इसकी अगर इमेजिन करें तो इसकी पूरी बॉडी को एक साथ काट दे रहा है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो पूरी बॉडी को एक साथ काट दे रहा है, मतलब क्या हुआ, पूरा प्लेन इसमें कट जाएगा। तो जब भी अगर हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो एक इस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री जो पूरे प्लेन को काटते हुए जाएगी, वो उसमें हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, चाहे चारों लिगेंड्स डिफरेंट भी क्यों ना रहे। मतलब अगर ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक है, तो भी ये वाली सिमेट्री तो प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। मतलब अगर आप कॉर्नर से इस तरह से काटना चाहोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हमने क्या सीखा था कि अगर इस तरह से हम लोग कट कर रहे हैं कहीं से 2 इक्वल पार्ट में, तो ये क्या बच रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है उसका एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ A है तो यहाँ पे भी A होना चाहिए, या यहाँ पे C है तो यहाँ पे C होना चाहिए, तब मानेंगे कि इस डायरेक्शन से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट इस केस में नहीं है तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। बट अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसको वापस से देखें, तो इसमें कितनी तरह की सिमेट्री हो सकती है। एक इस साइड से सिमेट्री हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, एक इधर से काट सकते हैं, एक इधर से काट सकते हैं, और एक ये वाला कि पूरे बॉडी को काटता हुआ चला जाए, पूरी बॉडी कट जाए। तो इस केस में क्या होगा स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स के केस में, कि बाकी सारा डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन जितनी भी आ रही है वो चाहे प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन जो पूरी बॉडी को काटते हुए जा रहा है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट रहेगी। मतलब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमेशा प्रेजेंट रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम, मतलब जनरली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो भी, क्योंकि अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हैं तो बाकी जितने भी ये सारे हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये तो एब्सेंट हो जाएंगे, बट ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। तो इसका मतलब है
कि ये हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। बट इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस है, जो एक्सेप्शन एक का दो है, बस वो भी समझने वाला बात है, और एक ही एग्जाम्पल आता है उस एक्सेप्शन में। अगर एग्जाम्पल डिफरेंट भी हो जाएगा तो उसमें भी एक बस समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, उसको मैं लास्ट में समझा दूंगी, जिसमें कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि उसमें ऑप्टिकली आइसोमर्स शो करने वाले हैं। बाकी जितनी भी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसीलिए उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं दिखाते हैं। मतलब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, क्लियर है, समझ गए। तो वो कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जो इसमें हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी, वो ये वाली है। अब इसको भी समझ ले कैसे। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है, ओके, मान लिए कि यहाँ पे एक इस तरह से सेम साइज का बॉल रखा है, एग्जैक्टली ऐसा, ओके। एक कुछ इस साइड भी होगा, हाफ पार्ट नीचे होगा जो हमें नहीं दिख रहा, एक कुछ इधर होंगे, एक कुछ इधर होंगे, यानी कि चारों इक्वल है। तो जब आप इस साइड से अगर काट दिया जाए, यानी कि अगर इसको ऐसे काट दिया जाए कुछ यूं कि ये पूरे इस तरह से कटे, तो इससे क्या होगा, जो पार्ट ऊपर है उसका आधा नीचे होगा। मतलब अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए, ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो इक्वल रिफ्लेक्शन हुआ। मतलब नीचे वाला अगर ए है तो ए का हाफ, मतलब अगर CH3 है तो वो तो कुछ स्फेरिकल टाइप के होंगे मॉलिक्यूल्स, तो उसका हाफ पार्ट ऊपर होगा, हाफ पार्ट नीचे होगा, मतलब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रीज़न है कि इस साइड से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट होंगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब जो जनरल एग्जाम्पल इस तरह से बना कर रखी हूँ मैं, उससे समझते हैं। ओके, तो हम लोग तो कुछ इस तरह से हम लोग डिवाइड करके समझ सकते हैं जितने भी एग्जांपल्स आएंगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स के लिए। Ma4 मतलब जैसे PtCl4 इसका एक एग्जांपल है Ma4 का। मतलब अगर क्वेश्चन में हमारा कॉम्प्लेक्स आता है तो उसको हम एक इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हमने जो पढ़ा है उससे को रिलेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कैसे किया जाएगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ साथ समझाते जाऊंगी, ओके। सिमेट्रिकल आइसोमर्स जो बहुत ही कॉमन है वो सिस ट्रांस है, यानी कि Ma2B2 टाइप हो और वो उससे सिस और ट्रांस बने, लेकिन चारों ही सेम है। यहाँ पर क्या है कि चारों के चारों लिगेंड सेम है, तो ये किसी भी तरह से आपका डिफरेंट पोजीशन करोगे, अगर ये वाले क्लोरीन को मैं इधर नीचे इस साइड रख दूँ, फ्रंट साइड में रख दूँ, और इसको बैक साइड में रख दूँ, तो भी क्या हमें ये डिफरेंट दिखेगा? नहीं, सेम दिखेगा। तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो रहा है, अगर हम लिगेंड्स की पोजीशन भी चेंज कर दे रहे हैं तो इसका मतलब जब भी चारों लिगेंड सेम होंगे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। तो सिमिलरली जब हम बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं तो वो कुछ यूं होंगे, इस तरह से रिंग बनाएंगे। तो क्योंकि इनमें भी जो डोनर एटम है, लाइक अगर ये दोनों में डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है, तो ये दोनों डोनर एटम तो सेम ही है, तो इसको अगर हम कहीं से भी चेंज कर दें तो भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अगर इनका पोजीशन चेंज कर ले। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद रखना होगा कि जब भी इस तरह के लिगेंड्स की बात होती है बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए, तो वो 90 डिग्री में ही करते हैं। ये नहीं कि अगर M यहाँ है, एक बाइडेंटेड लिगेंड्स का डोनर एटम इधर है और दूसरे का हमने ऐसे कर दिया और सोचा अच्छा ये तो ऐसे आएगा, तो 180 डिग्री पे नहीं बनेगा। तो इसको हमेशा 90 डिग्री पे रखना होगा, या तो आप इस पोजीशन में रखो या तो आप इस पोजीशन में रखो, ठीक है, बात सेम ही है। तो इनका भी पोजीशन सेम करने से भी किसी भी तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए ओके 90 डिग्री के एंगल में एक A है, अगली 90 डिग्री के एंगल में भी A है और 180 डिग्री में A है। तो अगर हम इसका पोजीशन चेंज करें और इस तरह से लिखें इसको BA A, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऐसा लिख दें BA A, तो आप इन तीनों फिगर को देखो,
तीनों स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, क्या किसी भी तरह का डिफरेंट चीज़ है इसमें? इस बी पे अगर हम फोकस करें तो इसके बगल में एक ए है 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे एक ए है और 90 डिग्री पे फिर ए है। यहाँ पे भी अगर फोकस करें तो 90 डिग्री पे एक ए है, अगले 90 डिग्री पे एक ए है और 180 डिग्री पे हमारा ए है, और सिमिलरली थर्ड वन भी सेम है। तो यानी कि इन तीनों ही स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का डिफरेंट चेंज नहीं है, मतलब पोजीशन चेंज करने पे कुछ भी अलग नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बी के लिए उसकी जो सराउंडिंग्स है वो अभी भी सेम ही है किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब ये भी किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, बताने का तो ऐसे भी बता सकती हूँ कि ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर को आप याद कर लो कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाते हैं, ज़ीरो होते हैं। और ऑप्टिकली तो आपने देख ही रखा है कि जनरली, ठीक है, आपका स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब इसमें से दोनों में से कुछ भी आइसोमर्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। बट आपका समझना ज़रूरी है कि आप ये कैसे फाइंड करोगे। एक एक एग्जांपल्स को तो नहीं समझाऊंगी, जो डिफरेंट होगा उसको समझाऊंगी मैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक इसका समरी बना लो कि कितने तरह के आपके कितने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, उसमें कितने तरह के, जैसे अब ये वाले हो गए, इसमें आ गया कि GI 0 है, ठीक है, GI 0 है। और देखा जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यानी कि OI भी इसमें 0 है, ठीक है, इस वाले केस में। तो इस तरह से आप एक समरी टाइप भी अपने नोट्स में बना सकते हैं, ताकि जब भी आप बस इसको देखो तो दिमाग में रिवीजन हो जाए। कॉन्सेप्ट को तो बस एक बार समझने का ज़रूरत होता है, बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस तरह से समरी लिख लो तो आपके लिए ईजी होगा, जब भी आप देखोगे तो आपको रिवाइज होगा कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो आपको चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं MA3B के बारे में। ओके, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है MA3B, इसको भी आप इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही केस में ये सेम होगा, किसी भी तरह का GI नहीं होने वाला है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाले हैं, तो यानी कि OI और GI इन चारों के केस में 0 होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ये बाईडेंटेड के लिए था, सेम ये मोनोडेंटेड के लिए भी है कि B के लिए उनके सराउंडिंग हर कंडीशन में सेम होने वाले, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं, ठीक है। जब तक पोजीशन डिफरेंट नहीं होगा GI प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इन चारों को तो एक साथ रख दिया हमने। अब नेक्स्ट वाला समझते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर इससे क्वेश्चन पूछे इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में कि इसके कितने आइसोमर्स हैं, ठीक है, अगर टोटल आइसोमर्स पूछे, अगर GI पूछे तो 0 है, अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे तो 0 है, बट अगर टोटल आइसोमर्स पूछ दे, ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ दे, तो वो 0 नहीं होगा, वो 1 होगा, क्योंकि इन सब में एक वो खुद भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं अपने आइसोमर्स खोजूं, खुद के आइसोमर्स खोजूं, या आप अपने खुद के आइसोमर्स खोजो कि जो तुम आपकी तरह आइडेंटिकल हो, सब कुछ हो, और वो प्रेजेंट नहीं है दुनिया में, बट इकलौते आप तो प्रेजेंट हो, तो इसीलिए अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो वो 1 होगा। आपकी तरह मतलब कि उसकी तरह डिफरेंट पोजीशन लेके अगर हाथ पैर कुछ अलग चेंज कर दिया जाए तो भी वो एक जैसा दिख रहा है पोजीशन चेंज करने के बाद, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हुए वो भले ही 0 है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 0 हैं, बट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 1 है, क्योंकि वो खुद के एक प्रेजेंट, एक वन एंड ओनली इकलौता है, तो वो 1 होगा, टोटल आइसोमर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा पूछ दे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब नेक्स्ट MA2B2 की बात करें। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन है, आप सब इसके बारे में जानते ही हैं, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको फिर भी बताऊं, तो मैं बता दे रही हूँ। MAABB, हर कोई इस स्ट्रक्चर से अच्छे से पहचानते होंगे कि ये क्या है। तो ये है आपका ट्रांस और ये है आपका सिस। तो ट्रांस किसके रेफरेंस में लिया जा रहा है, किसी को भी एक आप रेफरेंस मान के चलो, तो उसके अपोजिट अगर 180 डिग्री में है तो आपका ट्रांस है, अगर 90 डिग्री में सेम है तो आपका सिस हो गया। तो जो आपका MA2B2 है उसमें 2 तरह के GI प्रेजेंट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हैं,
ठीक है, सिस और ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। अब देखना है कि क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजनी है। तो हमें पता है कि इस केस में अभी जितना भी मैं बता रही हूँ इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो आप सब फिट कर लो कि जनरली जितने भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज हैं वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो प्रेजेंट होती ही है। जब मैं ये बताऊंगी कि एक्सेप्शन क्या है तो उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या इनमें से प्रेजेंट होगा, नहीं, आपको इतना निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिस और ट्रांस। ओके, तो इसमें अब क्या है आपका, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे बी के लिए क्या है, बगल में ए है 90 डिग्री, 90 डिग्री में ए है, और इसके अपोजिट 180 डिग्री में आपका बी है। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे बी के 90 डिग्री में एक ए है, दूसरे 90 डिग्री में बी है। तो इसका मतलब इसका जो सराउंडिंग्स है चेंज हो गया, पोजीशन जब आपने चेंज किया लिगेंड्स का तो उसके सराउंडिंग्स भी चेंज हो गए। तो मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, उतना ही लिगेंड है। सेंट्रल एटम से अटैचमेंट यानी कि जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि कनेक्टिविटी, ठीक है, तो सेंट्रल एटम से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो भी सबकी सेम है, बट सिर्फ पोजीशन डिफरेंट हो गया है, तो उससे ये मॉलिक्यूल डिफरेंस हो गए हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई है इसकी वजह से। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो जो 180 डिग्री है उसे हम ट्रांस कहते हैं, और जो हमारा 90 डिग्री में है उसे हम सिस कहते हैं। ओके, होप कि आप सबका ये डाउट अब क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है MA2BC। तो जितने भी है बाकी सबको आप खुद भी बना बना के देख सकते हो, समझ सकते हो। जब A2 हो गया, दो सेम है दो डिफरेंट है, तो आप इसका भी इस तरह से पोजीशन चेंज करके देख सकते हो। B इधर, C इधर, A ऐसे कर सकते हो, और भी कोई पॉसिबिलिटीज़ है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिस ट्रांस टाइप ये भी हो गया, 2 GI हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप बिना ड्रॉ किए क्या कर सकते हो। वैसे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा टाइप है नहीं, क्योंकि 4 लिगेंड है, आप कितना ही चेंज करोगे, या तो 2 डिफरेंट होगा या 3 डिफरेंट होंगे। 3 डिफरेंट हुए तो मतलब है कि चारों डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी इसमें भी तरीका है कि आप बिना ड्रॉ किए भी कर सकते हो। ओके, 4 लिगेंड है, आपको 2 का पेयर करके बनाना है। लाइक MA2BC है, तो पेयर बनाना है। तो A के साथ बनाया मैंने, एक A रख दिया, एक BC रख दिया। इस तरह से आपको करना है, और ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको लगा के देखने कि इस तरह से कितने सेट बन सकते हैं, ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट बन सकते हैं। तो A को A के साथ रख लिया, B को C के साथ रख लिया। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है इसमें, अब जो साथ रखने की बात कर रही हूँ मैं, वो इस तरह से स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये आप चाहे 90 डिग्री के हिसाब से सोच सकते हो, 180 डिग्री के हिसाब से सोच सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनके डायगोनल रखने के हिसाब से सोचती हूँ। तो अगर A यहाँ लिखा है, A के साथ A है, तो मतलब A के डायगोनल A रखा मैंने, ओके। और B के साथ C है, तो मतलब B के डायगोनल C रखा मैंने, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से देखा हमने। अब क्या हो गया, A के डायगोनल तो A रख लिया, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, A के डायगोनल B रख सकते हैं। फिर क्या बच गया हमारा, C और A, मतलब A के डायगोनल C होगा। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, M, A के डायगोनल B, जो बच गया उसको लिख ले A के डायगोनल C, ठीक है। अगर इस A को अगर यहाँ लिखते, C को इधर लिखते तो भी कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही होता, ये दोनों A 90 डिग्री में ही होता। अगर इस तो ओके, तो अगर इसका कोई भी और कॉम्बिनेशन देखे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, अगर A के साथ C रख लिया जाए तो वापस से क्या बचेगा, A के साथ B ही बचेगा। तो ये बात तो सेम ही हो गया, तो यानी कि और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, 2 ही डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मतलब कितने GI हो गए, मतलब 2 GI हो गए।
तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके सेट बना करके भी हम निकाल सकते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइंड में ये रखना है कि जब आपने ए माना है एक साथ, उसको कैसे रखना है। उसको अगर आप डायगोनल ले रहे हो तो पूरे सेट में आपको उसको डायगोनल मान के चलना है, ए के साथ ए है। और अगर डायगोनल नहीं ले रहे हो तो आपने जो भी दिमाग में सेट किया है वैसे ही चलना है। ए के साथ ए रखना है तो ए के बगल में ही रखो या फिट कर लो। आपको ए कोमा ए एक सेट जो बनाया है आपने, मतलब ए के डायगोनल ए, ठीक है। बाकी जो पोजीशन बच गया वहाँ पे बी के डायगोनल सी ऐसे रखा है। सेम इसी तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल के केस में भी जीआई निकालेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी निकालेंगे कि कितने होते हैं, सेम इसी तरीके से। उसमें क्या होगा कि क्योंकि 6 लिगेंड्स है तो वहाँ पे हमारा 3 तरह का पेयर बनेगा। ओके, यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, वहाँ पे हमारे 3 तरह के पेयर बनेंगे। नेक्स्ट है MABCD। तो एक और में कॉम्बिनेशन लगाते हैं हम। तो AB एक से एक हो गया है पेयर, फिर क्या बच गया, CD एक पेयर बच गया। फिर हमने A के साथ D लगा लिया, फिर क्या बच गया हमारा, B और C बच गया। फिर हमने A के साथ C लगा लिया तो फिर हमारा क्या बच गया, B और D बच गया। क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि A के साथ हमने B भी कर लिया, D भी कर लिया, C भी कर लिया, और जो रेस्ट बच गया वो दूसरा हो गया। अगर हम कुछ भी और करेंगे तो वो रिपीटेड हो जाएगा। अगर इनको इस तरह से भी लिख देते हैं BD और AC तो वो भी रिपीटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बॉन्ड को इधर से उधर एक दूसरे का जो सराउंडिंग है वो सारा सेम ही रहने वाला है। तो यानी कि 3 सेट बन रहे हैं हमारे, तो कितने हो गए, GI हमारे हो गए 3 कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, ठीक है। 2 का सेट करके 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है तो GI हमारे यहाँ पे 3 हो गए। और ये सारे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इसमें ऑप्टिकली आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो 0 होंगे। नेक्स्ट है MAV2। तो अगर स्ट्रक्चर से भी देखें तो ये हमारा इसमें इस तरह से अगर लिख दें, इधर BA और ये हमारा सेम रहे AB, ठीक है। तो ये ट्रांस टाइप लगेगा और ये हमारा सिस टाइप है। तो यहाँ पे आपका GI प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकाल के भी आप देख सकते हो। तो इसके कॉम्बिनेशन निकालने के लिए सेम AB को AB ही मानना है जैसे मोनोडेंटेड के लिए मान रहे थे। यानी कि सेट बनाया हमने तो A के अपोजिट A रखा इस केस के अकॉर्डिंग, फिर क्या बच गया, B के अपोजिट B रखा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमें रिंग सिस्टम भूल जाना है और इसके डिफरेंट में जो डोनर एटम है उसको मान के चलना है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, A के अपोजिट B रखा, यानी कि आपका ये वाला केस, और फिर सेम दूसरा सेट बना, A के अपोजिट B रखा, यानी कि 2, यानी कि GI हमारा 1 हो गया। तो इसमें GI 3 हो गए, बाकी सब में हमारे 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिज्ड बाइन्यूक्लियर। तो इस केस में भी GI हमारा 3 होता है। तो जितने भी ब्रिज्ड बाइन्यूक्लियर होंगे उसमें हमारा जैसे मेटल हो गया तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो आपके ब्रिज वाले हैं, जो ब्रिज वाले लिगेंड्स होंगे वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ जो टर्मिनल्स वाले लिगेंड है वही चेंज होंगे, ब्रिज्ड वाले को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो टर्मिनल में है सिर्फ उसी का देख सकते हो। तो इसके मैक्सिमम GI जो होंगे वो 3 बनेंगे। और इसका जो एक्चुअल एग्जांपल होगा तो ब्रिज में हम उसी लिगेंड्स को डाल सकते हैं जो कि ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, कौन से ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, ठीक है, जिनके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, लाइक क्लोरीन, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनके कितने हो गए, ठीक है। तो इनके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर है, तो मोर देन 1 लोन पेयर होना ज़रूरी है ब्रिजिंग लिगेंड होने के लिए। लाइक OH, इनके पास भी 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो यही ब्रिजिंग लिगेंड्स है। तो जो ब्रिज्ड, जो यहाँ पे ब्रिज में लिगेंड्स होंगे वो इस टाइप के कुछ होने चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप कोई भी लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ टर्मिनल्स के पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो एक सिस टाइप हो जाएगा, एक आपका ट्रांस टाइप होंगे, ठीक है।
और एक अनसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल लाइक आपका ए हो गया और एक साइड बी हो गया, तो ये अनसिमेट्रिकल टाइप हो गया, और ये एक ट्रांस हो गया, ये एक सिस टाइप हो गया। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो ये आपका स्क्वायर प्लानर का ख़त्म हो गया। अब इसका एक एक्सेप्शन बचा हुआ है जिसमें कि ऑप्टिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जितने भी सारे हैं ये सारे आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इवन कि ये वाला भी आपका सिमिलरली एक प्लेन पे ही लाई करता है, ये स्क्वायर टाइप ही है और एक प्लेन पे ही लाई करता है। टेट्राहेड्रल समझ के मत सोचना कि ये आपका प्लेन पे है और ये आपका उसके परपेंडिकुलर है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सेम ही प्लेन पर है ए बी भी। ओके, तो ये वो एग्जाम्पल है, इसको हम एक्सेप्शन टाइप मान के चलते हैं। ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसका रीज़न समझेंगे। अब ध्यान से इस एग्जांपल को देखो। ये बाइडेंटेड टाइप आपका लिगेंड्स है, बाइडेंटेड टाइप लिगेंड्स है, वो भी सिमेट्रिकल, यानी कि चारों एटम ही आपका नाइट्रोजन है जो डोनर एटम है, बट उसके साथ जो अटैचमेंट है यहाँ पर क्या है, ऊपर के साइड हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम सिर्फ उस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम सिर्फ इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करने वाले हैं जो मैंने डिस्कस किया था कि जो पूरे प्लेन को काटते हुए जाता है और मॉलिक्यूल्स की पूरी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड, कि पूरे प्लेन को काटते हुए पूरी बॉडी कट जाए जिसमें, तो उस प्लेन के से बात करेंगे। क्योंकि बाकी प्लेन में तो बाकी भी स्ट्रक्चर्स में आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये वाला है जिसकी वजह से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है। तो सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वाला पार्ट उसमें क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें क्यों प्रेजेंट नहीं है उस एग्जाम्पल में। तो आप देखो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कार्बन में जो ऊपर साइड आपका अटैचमेंट है एटम का, वही नीचे भी होना चाहिए। तभी अगर हम पूरे प्लेन को काटें तो उसका रिफ्लेक्शन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर तो सही है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, यानी कि अगर हम पूरी बॉडी को काटते जाए तो ऊपर कार्बन का हाइड्रोजन, नीचे के हाइड्रोजन से रिफ्लेक्शन होगा। इस वाले कार्बन का अगर नंबरिंग कर दे 1 2, तो इस वाले कार्बन में ऊपर के मिथाइल से नीचे के मिथाइल का रिफ्लेक्शन होगा। तो ये सही है, मतलब यहाँ तक तो सही जा रहा है। बट जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ से कट होगा, ठीक है, यहाँ से कट होगा, मतलब अब इस C6H5 यानी कि इस फिनाइल ग्रुप का रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे भी C6H5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हाइड्रोजन है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इसके भी कार्बन के ऊपर में क्या है, C6H5 है, नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दोनों साइड में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से तो भी सही चल रहे थे, बट यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा। मतलब जिस प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे कि इस तरह से पूरी काटते हुए जाएगी, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये रीज़न, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री जो पूरी बॉडी को काटते हुए जा रही है वो तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमने चेक कर लिया। अब रूल ये है, क्योंकि तभी हम लोग चेक एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट रह रहा था, तो उसका नीड नहीं था चेक करने का। बट जब यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो बाकी भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी एंगल से पॉसिबल है, तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो चेक कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम डायगोनल काट के चलें, अच्छा पहले इस तरह से करके चलते हैं, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, जब पूरे नीचे से काट रहे थे, ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे से देख रहे थे। अगर हम मिड में से काट रहे हैं तो फिर हम लोग इधर का रिफ्लेक्शन इस साइड से देखेंगे, यानी कि आमने सामने का रिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी कि C6H5 का रिफ्लेक्शन C6H5 से होगा। तो यहाँ पर तो सही है, ये दोनों सही है। नीचे हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन नीचे वाले हाइड्रोजन से होगा, सही चल रहा है। बट अब यहाँ क्या है, इस वाले हाइड्रोजन का इस वाले कार्बन से हमारा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो इसके साथ मिथाइल है, मतलब यहाँ सही नहीं चल रहा था, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, ओके, तो अगर इधर से कट करूँ मैं, ऐसे कट करूँ अगर, तो फिर किस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इधर का रिफ्लेक्शन इधर से होना चाहिए।
तो जब तक डोनर एटम की बात कर रहे हैं तब तक तो सही है, बट जब इस तरह से पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और जब भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं तो सारा चीज़ देखते हैं, उसके साथ जो अटैचमेंट है उसको भी देखना होगा। तो इस कार्बन तक भी सही है, लेकिन इस कार्बन के साथ 6H5 है और इसके साथ हाइड्रोजन है, मतलब अगर मिरर इमेज देखें तो यहाँ पे भी 6H5 होना चाहिए था या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए था, तब इस दोनों का इमेज मिरर की तरह होता, यानी कि एक दूसरे का वो रिफ्लेक्शन होता। तो मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने इस एंगल से देख लिया, हमने इस एंगल से देख लिया, हमने पूरा कटता हुआ भी देख लिया। ठीक है, ये सारे देख लिए। अब हम डायगोनल भी देख ले, तो जो इस तरह से है इस तरह से भी देख लिया। अब अगर डायगोनल देखें, अगर इसको ऐसे काट लें तो फिर इसका रिफ्लेक्शन इससे होना चाहिए। तो इस वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो अटैचमेंट है हमारा, तो यहाँ पे क्या हम अटैच है, मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से 6H5 और हाइड्रोजन है, मतलब सेम बात हुआ। तो मतलब ये किसी भी तरीके से आपका प्रेजेंट नहीं है, कहीं से भी देखोगे तो इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है ये। तो मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला आपका 3D हो गया और ये वाला आपका 2D स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो ऊपर की साइड दिख रहा है और नीचे की साइड दिख रहा है, ये एक्सियल पोजीशंस के लिगेंड्स हो गए, और ये चारों आपके इक्वेटोरियल वाले पोजीशंस हो गए। इसको 3D में देखें तो ये दोनों एक्सियल हो गए, बाकी चारों इक्वेटोरियल में हो गए। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आप जिस भी साइड से देखोगे, अगर इस साइड को फिक्स करके देखोगे तब ये दोनों को एक्सियल मानोगे तो बाकी चारों प्लेन में आ जाएंगे और इक्वेटोरियल हो जाएंगे। ये तब बात करते हैं जब हम लोग फिक्स कर लिया हमने, मान लो कि इसको एक्सियल लेके, क्योंकि किसी को एक चीज़ को फिक्स करके हम आगे की सारी चीज़ें समझेंगे। अब इनके जब 6 के 6 लिगेंड सेम होते हैं तो ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसलिए जिस भी एंगल से देखोगे वो सेम दिखाई देगा। अब इक्वेटोरियल हमारा स्क्वायर प्लेनर की तरह प्लेन में होता है और एक्सियल उसमें परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। ये दोनों आपस में आपके 180 डिग्री होंगे। स्ट्रक्चर्स को समझ लिया। अब जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, मतलब जो जनरल एग्जाम्पल्स होंगे, उसको एक को समझेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का तरीका है वो सेम है जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में समझा है आपने। तो एक को समझने के बाद बाकी ट्रिक के जैसा बात करेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ सारी चीज़ों को रिलेट करके इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल लिया जाए MA6 MA, ठीक है। इन तीनों की GI की बात करेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 होता है। वो कैसे? जिस तरह से स्क्वायर प्लेनर के लिए बात था कि सेम लिगेंड्स होंगे, या टेट्राहेड्रल के लिए भी था, तो उसमें किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जब भी सारे के सारे लिगेंड सेम होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसमें GI 0 होते हैं। ओके, तो अगर इसको देखें तो वो बिल्कुल किसी भी एंगल से सेम ही दिखेगा। इसको इसमें से भी समझ ले। देखो, अगर इसमें 6 के 6 लिगेंड सेम है तो आप कहीं से भी देखोगे, किसी का भी पोजीशन चेंज कर लोगे। ये A है, इस A को कहीं और डाल में हम अगर इंटरचेंज कर दें इन सब के पोजीशन को, एक जैसा ही दिखेगा। मतलब अगर आप किसी बॉन्ड को चेंज कर रहे हो, लिगेंड का पोजीशन चेंज कर रहे हो, तभी भी वो एक जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब किसी भी तरह का उसमें GI प्रेजेंट नहीं है। अब सेकंड वाले को देखें। अगर इसमें हमने ऐसे डिसाइड किया कि ये QU है, और अगर इसको हम बात करें कि अरे इसको चलो एक्सियल में रख दिया B को, तब भी देखो क्या है, हम हमेशा क्योंकि ये स्फेरिकल है, एक टाइप से है, तो इस तरह से जो 2D में बनता है उस हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे। इसका 3D इमेज देखेंगे। इसको कैसे देखो इसके हमारे क्या 90 डिग्री में एक A है, एक 90 डिग्री में भी एक है, 180 डिग्री में A है, फिर उसके बगल A है, उसके नीचे साइड भी 90 डिग्री में A है, इसके साथ भी सेम है, यही है। इस 4 A इसके 90 डिग्री में और एक A उसके 180 डिग्री में, जो कि यहाँ भी था। इसके अगल बगल A है, यहाँ पे भी अगल बगल A है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह का पोजीशन चेंज करने से आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं हो रहा, मतलब GI प्रेजेंट नहीं है। अब थर्ड वाला स्ट्रक्चर समझें। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड्स को समझा था। ओके, और यहाँ पे भी वही है। आप कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड्स को अरेंज करो तो वो 90 डिग्री में होता है, 180 डिग्री में कभी नहीं होता, वो स्ट्रक्चर गलत होगा। तो 90 डिग्री के हिसाब से ऐसे डिसाइड किया हमने कुछ यूँ। ठीक है,
जीआई की बात करें तो अगर आप पोजीशन चेंज करोगे डोनर एटम सेम है, बल्कि पूरा लिगेंड ही सेम है, तो अगर कुछ भी चेंज कर दिया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी भी एंगल से देखोगे तो वो आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो भी ये ज्योमेट्रिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह का जीआई प्रेजेंट नहीं है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स समझते हैं। तो फर्स्ट दो केस जो है उसमें आप खुद भी सिमेट्री लगा के देख लेना, जैसा मैंने बताया है। सिमेट्री को भी समझे। अगर यहाँ पे सिमेट्री की बात करें तो कहाँ कहाँ से सिमेट्री लग सकता है हमारा, देखो एक यहाँ से सिमेट्री हो सकती है, एक इधर से भी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे स्क्वायर प्लेनर में था कि ये पूरे बॉन्ड काटता हुआ जाता है, एक वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे वो बॉन्ड कौन सा होगा, ये चारों हमारा कट जाएगा, बट ये दोनों रिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पोजीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए हमारा दोनों एक्सियल का लिगेंड सेम होना जरूरी है, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो इतने तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा करके चेक कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया है आपको उसमें जो लिगेंड्स बचा हुआ दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन देखना है। तो मान लिया अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया है तो फिर इस तरह से अगर आपने चाकू से इस मॉलिक्यूल को काट दिया तो क्या क्या कट जाएगा, ये बॉन्ड कटेगा आपका और इसके साथ पूरा का पूरा ये बॉन्ड कटेगा। ठीक है, तो जिसको मैंने डॉटेड कर दिया वो पूरा कट जाएगा। इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखना है, इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखना है। ठीक है, और एक समझा देती हूँ एक और तरीके से। अगर मान लिया यहाँ से कट किया है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से गया है, तब फिर आप देखो कि अगर इस प्लेन से आप काट के इसको देख रहे हो तो फिर आपका क्या क्या जाएगा, ये तो हाफ हाफ डिवाइड होगा ही, जहाँ से भी लगाओगे वो तो होगा ही भाई। फिर इसके साथ साथ आपका एक्सियल वाला भी दोनों कट जाएगा। फिर क्या बच रहा है, इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखोगे आप। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप इस वर्टिकली आप काटोगे जितने भी, तो आपका सारा का सारे में एक्सियल वाला भी कट जाएगा। जैसे भी काटो, इस साइड से काटो या इस साइड से काटो, इधर से काटो, जहाँ से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो आपका एक्सियल को तो कटना ही कटना है। बस एक ही पोजीशन है, वो है अगर ये चारों कटे, ठीक है, एक पूरे प्लेन में जाए जस्ट लाइक अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तब आपका ये दोनों में कट नहीं हो रहा है, इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखना है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखो, इसकी बात कर रहे हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं हुआ, तो ये आपको लग रहा है कि ये फैन की तरह कट कर दिया हो गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट है। ओके, इसको अगर 3D में समझे तो ये देखो, ये दोनों आपका बाइडेंटेड हो गए हैं, फिर ये 90 डिग्री में हो गया, फिर ये हो गया, ए लिखा ए लिखा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये अब आपको दिख रहा है कि 6 के 6 लिगेंड प्लेन में नहीं है ना, ये जो रिंग बन रहा है ये ऊपर के साइड जाकर के रिंग बन रहा है। इसका रिंग जो बन रहा है, जो कनेक्टिविटी है इनमें, वो नीचे की साइड है। ठीक है, ये नीचे की साइड है, बस ये वाला जो है हमारा ये प्लेन में है। तो अब सिमेट्री लगा के देखते हैं। अगर माना हमने ऐसे सिमेट्री लगाया, तो अभी मैंने क्या बताया, आप अगर वर्टिकली मतलब इन चारों पोजीशन में से कहीं से भी काटते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना चाहते हो, ये चारों के चाहे इन चारों के बिटवीन में हो या इनके ही साइड से कटे, ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रहे हो तो एक्सियल तो कटना ही कटना है। तो इसको तो आप मान लो कि एक्सियल ये वाला बॉन्ड पूरा ही सेडेड वाला आप कट कर दिया आपने। ठीक है, तो इनका रिफ्लेक्शन देखेंगे और इनका रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इनका तो रिफ्लेक्शन होगा, ये 50-50 कट जाएंगे, तो ये यहाँ से तो सही जा रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, क्या इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मान लिया जैसे कि ये आपका लिगेंड्स किस तरह का होगा, ऐसा कुछ लिगेंड्स होगा, नाइट्रोजन हमारा डोनर हो गया। ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, दोनों ही सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, आपको लगेगा अरे डोनर एटम तो सेम ही दिख रहा है, मतलब होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं, बट जो CH2 जो है ये हमारा,
ये CH2 तो ये पार्ट कहाँ गया, ये तो नीचे है, इसका CH2 किधर है, ऊपर है। तो यानी कि इस ऊपर वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन के लिए ऊपर होना चाहिए ना। अगर खुद को मिरर में खड़ा होकर देखोगे तो आपका सर ऊपर के साइड ही दिखेगा ना मिरर में, सर पैर के पास तो नहीं होगा, पैर सर के पास। तो एग्जैक्टली इसका सर वाला साइड तो इसके ऊपर होना चाहिए, नीचे उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे। तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बाकी जितने भी साइड है वो आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, क्योंकि जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जब आपको ग्रुप थ्योरी बताऊंगी मैं, तो उसमें भी सारे डिटेल में बताऊंगी। तो उसके लिए तभी के लिए छोड़ देते, अभी के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप ट्रिक से भी निकाल लोगे, ठीक है, इसलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ट्रिक से भी निकाल लोगे कि ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म है या नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं है, बस इतना समझाने के लिए बता दिया मैंने। तो बाकी जितने भी साइड है उससे आप निकाल के देख लेना, इसमें किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ओ ए का मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। क्लियर है। अब तो देखो कि पहले तो कितने टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछ सकता है आपसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं बताओ, पूछ सकता है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं बताओ, ठीक है, पूछ सकता है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है बताओ। तो ये आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल लोगे। ठीक है, एक टाइप हो सकता है इनांशियोमेरिक पेयर्स कितने हैं बताओ। अब इनांशियोमेरिक पेयर्स के लिए क्या करना है, इनांशियोमेरिक पेयर्स के लिए आपको निकालना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है तो आपको पता चलेगा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसमें इनांशियोमेरिक पेयर्स बन रहे हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं वो आपको देखना है कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई GI नहीं है, नो जिमेट्रिकल, मतलब एक ही स्ट्रक्चर, ये फाइंड जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो एक ही पेरेंट है। तो इसमें आपके एक ही मॉलिक्यूल हुए ना जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हुए, तो कितने पेयर बने, 1 पेयर बना। तो इसका मतलब इस केस में आपका इनांशियोमेरिक पेयर्स कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, बट जिसके मान लीजिए आपके 4-5 GI निकल रहे हो कुछ, उसमें हो सकता है 2 स्ट्रक्चर आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो मतलब उसमें 2 इनांशियोमेरिक पेयर्स होंगे। पेयर्स क्यों होते हैं, एक ये हो गया, एक इसका मिरर इमेज बनेगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल से ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मतलब एक उसके मिरर इमेज बनेंगे इस तरह से। तो ये मिरर इमेज, ये दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली डिफरेंट है, इनके आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगे। तो ये इनांशियोमेरिक पेयर्स हो गए, मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर्स पेयर्स मतलब 2 डिफरेंट, यानी कि एक पेयर्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ट्रिक के हिसाब से हम समझेंगे, अब इतना नहीं समझाया जाएगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो इसको रिपीट कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब ट्रिक का बात करें तो जिस तरह से हमने स्क्वायर प्लानर के लिए किया था, सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे। उसमें क्या था, हमने 2-2 पेयर बनाया था, इसमें हम 3-3 बनाएंगे क्योंकि 6 है। जैसे ये 4A है, एक B, C इस तरह से है। तो A के साथ A रख लिया, A के साथ A रख लिया, क्या बचा, B के साथ C। इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर आप इसको चेंज करो B के साथ A तो भी वो स्ट्रक्चर सेम ही होगा, क्योंकि इस तरह से लिखने का क्या मतलब बताया था मैंने, A के अपोजिट हम A रख रहे हैं, सेकंड क्या है, फिर A के अपोजिट A रख रहे हैं और B के अपोजिट C रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका चेंज कर लें, ऊपर C जाए नीचे B जाए, तो वो स्ट्रक्चर सेम ही होगा। किसी भी एंगल से देखोगे तो वो स्ट्रक्चर सेम ही होगा, तो मतलब 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसका मतलब है, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, 2। तो जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो आपको इतना स्ट्रक्चर्स बनाने का एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशंस निकालने का ज़रूरत है। तो ये मोनोडेंटेड के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये बाईडेंटेड में नहीं अप्लाई है, मोनोडेंटेड के लिए।
अब हम फाइंड करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का। तो एक तरीका है कि आप ये दोनों का स्ट्रक्चर बना लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालो, और जैसा भी रूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्रेजेंट है तो एक्टिव, उस हिसाब से कर लो। या फिर ट्रिक क्या है, ठीक है, अगर किसी भी पेयर के पास सेम लिगेंड्स हैं, मतलब जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है ना उसी से निकाल रही हूँ मैं, किसी भी पेयर के पास सेम लिगेंड है, मतलब अगर इस तरह से है, ये पेयर है जिसके पास सेम ही लिगेंड्स है, ठीक है, या कोई भी दो पेयर, एनी टू पेयर्स रिपीट कर रहा है अगर आपका, ठीक है, एनी टू पेयर्स आर सेम, ठीक है, मतलब अगर दूसरा पॉइंट देखें तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वैसे केस में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन दोनों केस में से कोई भी प्रेजेंट है तो मतलब आपका वो वाला कॉम्बिनेशन, यानी कि वो वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब जैसे इसके लिए हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपका बहुत काम आएगा और आपको बहुत टाइम बचाएगा। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या लिखा मैंने, इफ़ एनी पेयर है सेम लिगेंड, जैसे कि ये दोनों, इस पेयर के पास दोनों ही ए है तो मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव मतलब नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड केस क्या है, अगर कोई भी दो रिपीट होता है, तो ये तो पहले वाले ही पॉइंट से क्लियर हो गया, बट दो रिपीट होने का क्या मतलब है ये भी बता दूँ, जैसे कि इसमें दोनों रिपीट हो रहा है, ए दो बार आ रहा है, तो मतलब अब इसमें देखते हैं, तो दोनों रिपीट केस तो नहीं है, बट फर्स्ट पॉइंट है यहाँ के लिए वैलिड, एनी पेयर है सेम लिगेंड, इस पेयर के पास सेम लिगेंड है मतलब ये सेम ही होगा, मतलब क्या है, ये वाला आपका और इसमें किसी भी तरह का ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, मतलब जीरो इनांशियोमेरिक पेयर्स मिलेंगे। तो इनांशियोमेरिक पेयर को मैं शॉर्ट में ईपी लिख रही हूँ, वो ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, इससे आप सारे मोनोडेंटेड को निकाल सकते हो। बट एक पॉइंट मैं बताऊँगी, जितना ज़्यादा आपका डिफरेंट होता जाएगा, बहुत ऑक्टाहेड्रल में एक्चुअली वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को अगर आप एक बार रिवाइज करके याद कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपका टाइम बचेगा कि आखिर आप कितने स्ट्रक्चर्स और कितने कॉम्बिनेशंस बनाओगे, तो मैक्सिमम के तो निकल जाएंगे, कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ मैं कॉम्बिनेशन दे रही हूँ जो आप खुद ट्राई करना। A2 B2 C2 इसके कॉम्बिनेशंस, या फिर आपको कहीं और बुक से मिले उसके कॉम्बिनेशंस आप खुद बनाना। बट ये वाला जो केस है, ठीक है, मैं मेंशन कर रही हूँ, ये वाला जो केस है इसमें क्या होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ GI जो है, टोटल GI 15 होता है, ठीक है, और 15 के 15 मतलब पूरे, क्योंकि इसमें जितने भी 6 लिगेंड्स हैं वो सारे लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपको याद रखना है, तो ये चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए, नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा आइसोमर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो इसमें सारे डिफरेंट है, मतलब इसमें मैक्सिमम होंगे, और वो मैक्सिमम 15 है, ठीक है, और वो 15 के 15 आपके ऑप्टिकली एक्टिव होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि इनांशियोमेरिक पेयर, ठीक है, ईपी का मतलब है इनांशियोमेरिक पेयर्स कितने हो गए, 15 हो गए, मतलब अगर टोटल पूछे आपसे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो वो 30 होंगे इस केस में, तो इसको आप याद ही कर लो, क्योंकि 15 कॉम्बिनेशंस तो बन जाएगा, बट एग्जाम में टाइम टेकिंग है, तो अगर ये पूछ दे तो ये आप याद कर लो, ठीक है, इस केस को याद कर लो, बाकी सबका बना सकते हो, इसके 5 होते हैं कॉम्बिनेशंस, देख लेना आप कितने, ठीक है, 5 कॉम्बिनेशंस बना लिया तो उसमें आसानी से ऑप्टिकली एक्टिविटी आप निकाल सकते हो। अब A3 B3 वाले में भी कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ये सब ईजी है, कर लोगे आप, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसमें और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है, कितने फेशियल मेरिडोनियल है, जिसमें भी नंबर 3 है, जिस तरह से सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वैसे ही आपका फेशियल मेरिडोनियल होता है, ठीक है, मैं कभी और इसको समझा दूंगी फेशियल मेरिडोनियल क्या होते हैं।
तो जो एक फेस में पढ़ते हैं, तो जितने भी जहाँ पे भी 3 नंबर दिख रहा है, चाहे वो मोनोडेंटेड हो या आपका बाईडेंटेड हो, इसमें भी 3 है। ये तो डिफरेंट नहीं ए बी वाले केस होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री नहीं है। तो जो अनसिमेट्रिकल वाले, इसमें भी नंबर 3 है, तो जिसमें भी नंबर 3 होगा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में फेशियल और मेरिडोनियल बनेंगे, ठीक है। नंबर 3 वाले में फेशियल और मेरिडोनियल्स बनेगा। इतने से आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए हैं वो सारा डिस्कस कर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो कुछ केसेस जो यहाँ पे हैं जो कि आपके बाईडेंटेड वाले में जिसमें कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं हो रहा, ओके, उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है और ज़्यादा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनता, उसको आप इजीली ड्रॉ करके देख सकते हो। तो उसको आप जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करो। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे फेशियल मेरिडोनियल क्या होता है ये मैं आगे वाले वीडियोस में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं स्ट्रक्चर्स में बता दूँगी। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।